जैसे GS1 है, उसमें आपका ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सोसाइटी है। सोसाइटी एक ऐसा पार्ट है इस पूरे पेपर में जो आप मेंस के लिए तैयार करोगे। जैसे मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, डू यू फील दैट दे आर tactically important to give mock test for prelims? So it is very important, extremely important. एंड एज एन एस्पिरेंट हमेशा मुझे लगता था पहले मैं ये सारा कवर हो जाए, पहले ये सारा याद कर लूँ। हिस्ट्री में डेट्स याद हो जाती थी? सर इनिशियली नहीं हुई। अच्छा। आई थिंक जब आपको बैक स्टोरी याद होने लगती है ना, तब डेट्स याद होनी शुरू होती हैं। मेंस आंसर राइटिंग, मतलब सच बताओ, पहली प्रीलिम्स की तैयारी करी थी तब मेंस के आंसर लिखे थे? सर बिल्कुल भी नहीं लिखे। जीरो आंसर्स रिटन। तो मतलब क्या क्या सोच के दिया था कि प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी कर लूंगी? हाँ सर यही सोच। तो और जब सेकंड प्रीलिम्स हुआ उस समय पे? सर उस समय पे मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे और मैंने आंसर राइटिंग भी की थी थोड़ी बहुत, बट नॉट रिगरस। लगातार 2 प्रीलिम्स में फेलियर के बाद नारुतो से इंस्पिरेशन ली और यूपीएससी 2025 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 151 साक्षी सक्सेना इज हियर विद अस। ये पॉडकास्ट मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए हो जाता है बिकॉज साक्षी हैज बीन माय DCA प्लस स्टूडेंट। वेलकम साक्षी। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स सच एन privilege to be here and to be interviewed by your own mentor. It's such a privilege. Thank you sir. सबसे पहले मतलब हम लोगों ने जिक्र किया ना नारुतो का, आई रियली वांट कि उसने मतलब कैसे आपको इंस्पायर किया पहले 2 प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि देखो मैंने तो देखा नहीं है। सर स्पेशली फर्स्ट प्रीलिम्स के टाइम मैंने मतलब नो वन वुड थिंक दैट दिस इज ट्रू, बट प्रीलिम से जस्ट 1 महीना पहले बिंज वॉच किया था नारुतो। और नारुतो जिसने भी देखा है दे नो दैट इट्स सो इंस्पिरेशनल बिकॉज एज अ किड नारुतो बिलीव्स कि अरे एक दिन लाइक देयर विल बी अ डे आई विल बी होकागे, एंड देन ही हैज सो मेनी फॉलोआउट्स, ही हैज सो मेनी इश्यूज, ही हैज so many challenges that he faces within himself and within the society also, but he overcomes them one by one through his goodness, and then ultimately he becomes Hokage. So that is how it inspired me. Same, now you are an administrator. Yes. Okay. तो जब PDF देखी उसमें अपना नाम देखा, मतलब क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन हाउ वाज, मतलब वो क्या फीलिंग थी? आई रियली वांट कि जितने भी लोग हमें देख रहे हो, एंड आई पर्सनली वांट टू फील इट थ्रू योर वर्ड्स। सर मैंने अपना PDF नहीं देखा था। मेरा हर एग्जाम का जो भी PDFs आते हैं वो मेरी रूममेट चेक करती है। Okay. एंड शी सॉ माई PDF एंड शी टोल्ड मी कि अरे यू गॉट थ्रू। वो सेकंड सर हैप्पीनेस नहीं होता, वो रिलीफ होता है। रिलीफ एंड हैप्पीनेस में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, बट रिलीफ ज़्यादा था। एंड एट द सेम टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स का नहीं हुआ था, तो उसके साथ एक ग्रीफ था, एंड आई थिंक पहले 5-6 मिनट वो ग्रीफ वॉज ग्रेटर देन द रिलीफ, बट देन आई रियलाइज कि ओ दिस हैज़ नाउ हैपेंड, एंड देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स on our family group, and that is when relief and happiness became greater than the grief. तो इस पूरी जर्नी के दौरान जब शुरू के आपने जैसे बताया कि शुरू के 2 प्रीलिम्स वर अ सेटबैक। Yes. फर्स्ट प्रीलिम्स में जब सेटबैक हुआ उसके बाद मतलब आपको लगा कि मतलब व्हाट वर द रीजंस यू एनालाइज्ड of the setback sir? सर फर्स्ट प्रीलिम्स में मेरा GS जो था, GS में पॉलिटी तैयार था, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार था, इकोनॉमिक्स तैयार था, एंड ज्योग्राफी थोड़ा बहुत तैयार था, मतलब हाफ कुक्ड, एंड उसी से मैंने दिया था प्रीलिम्स। बट मेरे GS में अच्छे मार्क्स आए थे, विच इज़ लाइक 90 के अराउंड आए थे। स्टिल द स्टैटिक रियली हेल्प मी, बट एट द सेम टाइम मैंने CSAT को बहुत लीवे दिया था। अच्छा। लाइक कि हाँ CSAT, हाँ ये तो हो ही जाएगा, बचपन से करता आ रहे, रीजनिंग है, दिस कैन बी डन। आई डिड नॉट स्टडी CSAT एट ऑल, एंड आई थिंक दैट इज अ मेजर फॉल आउट। नेवर टेक CSAT lightly. Any day it can just stop everything for you, and it did. And 2023 का CSAT was very difficult. Yes. Also. So I got 65.87 I think in CSAT, and it was such a setback because it was not that far from the cut also. And then I felt कि oh my god, पढ़ लेना चाहिए था। एंड हाँ, तो बहुत बड़ा सेटबैक था सर फर्स्ट वाला, एंड CSAT वाज द कल्प्रिट ऑफ इट। एंड दैट डे यू शुड हैव रिमेंबर्ड एक सवाल की कीमत तुम क्या जानो। एंड सर मैं लाइक ये बहुत फिल्मी साउंड करेगा और साउंड करेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आई स्वेयर
इन द आई वाज फिलिंग द OMR, और इससे मैं OMR फिलिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगी. उसमें फिल करते करते एक सर्कल गलत फिल हो गया, ओह एंड देन आई फेल्ट कि अब अभी कुछ नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, जस्ट कीप गोइंग एंड जस्ट कीप मार्किंग. एंड अगर वो सर्कल शायद गलत फिल नहीं होता तो कुछ हो जाता, बट दैट ड्रामेटिक थिंग ऑल्सो हैपेंड. and the next prelims. सर 2024 का प्रीलिम्स 23 में मैंने फेब में तैयारी स्टार्ट की थी. आई काइंड ऑफ एट माई बर्थडे आई डिसाइडेड कि नहीं देना है अभी अटेम्प्ट. अच्छा तो कम टाइम था एंड आई स्टडीड लेस, बट आई स्टडीड इन अ वेरी फोकस्ड वे फॉर 23 एंड विच शोड इन द GS. 24 में आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, आई वाज एट होम, एंड अ लॉट ऑफ टाइम मीन्स अ लॉट ऑफ सोर्सेज. एंड ये हर एस्पिरेंट के लिए ट्रू है. आपको लगता है कि अरे एक इस बुक से दूसरी बुक में कुछ एक शब्द भी ज्यादा लिखा है तो दूसरी बुक पढ़ लेनी चाहिए. फोमो हो जाता है. फोमो हो जाता है. एंड मेरे पास 24 में एक पूरा ऐसा रैक ऑफ बुक्स था जो मैंने एक एक बार सारी पढ़ी हैं, बट रिवाइज कोई भी नहीं करी है. एंड आई थिंक वहाँ इन 24 प्रीलिम्स आई रियलाइज रिविजन का इम्पोर्टेंस, बिकॉज आप एक बुक को 20 बार पढ़ो, दैट विल फेच यू मार्क्स देयर. आप 20 बुक को एक एक बार पढ़ो, कुछ याद नहीं रहेगा. रैदर यू वुड बी मोर कंफ्यूज टू मार्क एनीथिंग देयर, एंड फिर इट विल जस्ट बी बैड फॉर यू एंड बैड फॉर द रिजल्ट. सो आई थिंक रिविजन वॉज द वन विच वॉज द फॉलिंग आउट पीस इन 2024. ग्रेट. कोई जब नया बच्चा यूपीएससी की तैयारी में उतरता है, उसके मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी किसे कहते हैं, है ना. यू हैव बीन हियर, है ना. एज अ टीचर मैं कितनी बारी बच्चों को समझा दूं, बट जितना आप अभी बोलते ना अपने एक्सपीरियंस से आप उस चीज को पोर्ट्रे कर पाओगे, वो उतनी ज्यादा मदद करेगा. सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग द स्टडीज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस? सो सर, जैसे GS1 है, उसमें आपका ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सोसाइटी है. सोसाइटी एक ऐसा पार्ट है इस पूरे पेपर में जो आप मेंस के लिए तैयार करोगे. मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, ठीक है. ज्योग्राफी ही रहेगी. वहीं के जो भी आपने सीखा है प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी में, वही चीज़ों को आपको लिखना है इन अ प्रिसाइज वे इन मेंस. सो दैट इज व्हाट इट इज इंटीग्रेटेड. सिमिलरली GS2 में आपका एक पॉलिटी का सेक्शन है पूरा, IR का सेक्शन है पूरा. आप दोनों ही प्रीलिम्स के लिए भी करते हैं, बट आपको लिखना कैसे है, की टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत you've read, you know everything related to prelims. Now you have to know key terms जिससे आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर पाए एक आंसर में, एंड जस्ट उसे हाउ टू ब्रिंग दैट होल थिंग इनटू 2 lines such that it is easier for the examiner to read and catch कि आपने क्या लिखा है. सो कंटेंट सेम है, लिखना आना चाहिए उसे, और एक आपको की टर्म चाहिए जिससे आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर पाए, एंड इट्स कैची एंड इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. फिर GS3 में भी इकोनॉमिक्स है सर, इकोनॉमिक सर्वे बजट सेम रहता है. साइंस एंड टेक है, सेम रहता है. बेसिकली इट्स जस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सिमिलर, एक्सेप्ट एक 2 टॉपिक नए आते रहेंगे. सोसाइटी आ गया, सोशल जस्टिस आ गया पेपर 2 में, सिक्योरिटी आ गया पेपर 3 में. ऑल दीज वुड बी सम छोटे छोटे न्यू sections that you have to do separately for mains, but basics remain the same. And even the GS you prepare for prelims, that helps you in ethics and essay, because now that the essay has become so philosophical, how you interpret the essay and how you integrate your GS knowledge, I think is also a key to getting good marks in essay. So it's all integrated in that way, and I think it just prelims थोड़ा static होता है. आप जितना static पे focus करें उतना शायद आपको एक स्टेबल तैयारी मिलेगी प्रीलिम्स के लिए, एंड फिर प्रोग्रेस करते करते इट बिकम्स मोर डायनेमिक. तो बट अगर आप करंट अफेयर्स मिस आउट करते जा रहे हैं तो मेंस में आपके पास लिखने को कुछ नहीं होगा, और इंटरव्यू में आपके पास बताने को भी कुछ नहीं होगा. तो इट हैज़ टू बी इन दैट वे कि आप करंट आपका एक बैकिंग देता रहे फॉर योर मेंस एंड इंटरव्यू, एंड इट कवर्स अप द लॉस्ट मार्क ऑफ स्टैटिक्स इन योर प्रीलिम्स. मतलब दे आर लाइक अ वैल्यू एडेड सोर्स जो आपको हमेशा मतलब इट विल कीप यू अफ्लोट. हाँ. मतलब जैसे वो लकड़ी है कि टाइटैनिक गिर गई तो वो लकड़ी पे आप बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है. सो प्रीलिम्स में जो सीसेट वाला पोर्शन है ना, अब तो मतलब ये वाला सवाल और ज्यादा नेसेसरी हो गया है. एज यू टोल्ड मी योर मार्क्स इन द फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड प्रीलिम्स सीसेट वाज फाइन, क्लियर. ओके. सो प्रीलिम्स के अंदर मतलब आपने मतलब डिड यू took science as your background in 11th and 12th? Yes sir, I Okay. had PCB. तो जैसे लोग कहते हैं कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत लेवरेज मिल जाता है सीसेट के अंदर, है ना. डिड यू फाइंड दैट लेवरेज कि हाँ भाई मुझे एक लेवरेज मिला बिकॉज आई हैड अ साइंस बैकग्राउंड?
सर आई डोंट थिंक सो, स्पेशली बिकॉज साइंस को हम ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं, हाँ। उसमें भी पीसीएम होता है, पीसीबी होता है. हाँ सही बात. एंड वेरी ऑनेस्टली पीसीबी वाले बच्चे, अ लॉट ऑफ देम आर पीसीबी बिकॉज उन्हें मैथ्स नहीं करना. आई वाज वन ऑफ देम. एंड मेरे एक टीचर होते थे क्लास 10th में, भट्ट सर. ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट मैथ्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, एंड कुछ भी छूट जाए मैथ्स नहीं छूटेगा. एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट इज ट्रू. आप कहीं भी जाओ, मैथ्स वुड बी देयर समवेयर टू हॉन्ट यू. So you have to be comfortable with it sooner than later. तो सर आई डोंट थिंक कि बीइंग अ पीसीबी स्टूडेंट सीसैट मेरे लिए इजी था. आई हैड टू ग्रो as much as others only. So what was your strategy in CSAT? If we divide portions into quant, reading comprehension, reasoning, तो मतलब what I would think कि quant सबसे मुश्किल होना चाहिए. Yes sir, मेरे लिए तो तो how था did sir. you handle that quant? सर सबसे पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करती थी बिकॉज आई हैड गुड लाइक लिटरेचर वाइज आई एम ओके, इंग्लिश वाइज आई एम गुड, सो आई यूज टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन आई यूज टू डू क्वांट. क्वांट में आई थिंक सर सबसे ज्यादा अगर आप नंबर सिस्टम पे फोकस करें, इफ यू हैव नंबर सिस्टम विद यू, क्वांट सॉल्व हो जाएगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मतलब क्लियर करने लायक तो डेफिनेटली हो जाएगा. देयर इज दिस मिथ कि नहीं आपको ये प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए. आना चाहिए डेफिनेटली. आई वुड नेवर से मत करो, करो ग्रेट करो, इट हैज टू बी कह डन. नहीं सकते, पता लगा अभी के प्रीलिम्स में ज्यादा पीएनसी के सवाल आ गए. नहीं, you must do PNC, but I think even for PNC the backing is number system. Number Yes. system is the foundation. If you've done that well, I think you can handle most of the paper. तो and not that कि आप रट रहे हो बैठ के कि ओ ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है. You should be conceptually grounded with the number system because वहाँ ये पूछेंगे नहीं कि कौन सा नंबर रियल है, कौन सा नेचुरल है. सही. There would be the application of it. So you should know it in a very application based way and logical way. So number system is the first, and then थोड़े थोड़े easier जैसे logical reasoning में you can always hit the calendar वाला question, clock वाला question, and then वो arrangement वाला table arrangement question. These are things that you should not leave because these are the hittable marks. So you must be clear with these, I think. जैसे मतलब सीसेट में एक और बड़ा इशू आता है बच्चों को. चलो एक तो ये तो स्ट्रेटेजी हो गई, पढ़ लिया, बट टाइम मैनेजमेंट हैव बीन द बिगेस्ट इशू इन सीसेट. पता नहीं लगता कब वो टाइम खत्म होता जा रहा है और हम सवाल करते जा रहे हैं. तो उसको कैसे मैनेज किया? सर मुझे याद है जब मैं सीसैट दे रही थी, 25 का ही सीसैट दे रही थी, 35 मिनट्स बचे थे और मैंने कुछ 35 ही या 36 कुछ क्वेश्चन करे थे. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट हैज टू बी एटलीस्ट 55, जल्दी करो. सो टाइम मैनेजमेंट इशू रहता है, बट आई थिंक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगता है एंड इट फेचेज यू मार्क्स. तो उसको टाइम देना इज गुड एंड इट टुक माई टाइम ऑल्सो. एंड जहाँ तक क्वांट की बात है, द स्ट्रॉन्गर योर लॉजिक द लेसर टाइम यू वुड टेक टू सॉल्व क्वेश्चंस. एंड उसमें भी ईगो पे नहीं लेना है. लाइक सबसे बड़ी बात सीसैट में आई थिंक है, ईगो पे नहीं लेना. एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लीव इट, सर्च फॉर अनदर क्वेश्चन जो आ रहा हो. उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पीडीएफ को, लाइक पीडीएफ कह रही हूँ, द बुकलेट को कितना अच्छे से स्कैन आउट करते हो कि कौन सा क्वेश्चन हिटेबल है एंड उसे कर लेते हो. एंड नॉट दैट कि आप फ्लटर करते रहो पेजेस के बीच. गो सीरियल वाइज. नहीं हो रहा है क्वेश्चन, मूव फॉरवर्ड इन क्वांट, आई मीन, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड क्वेश्चंस जिससे यू विल बी एबल टू क्लियर द कट. एंड दैट इज आई थिंक व्हाट दैट इज. ग्रेट. जो हमारा जीएस वाला पेपर है प्रीलिम्स का, उसके अंदर देखो, आई विल नॉट टॉक अबाउट स्ट्रेटेजीज बिकॉज वो मोर और लेस सेम ही होती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटेंट और आप कैसे पढ़ रहे हो. बट जब बच्चा मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर रहा है, उसके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर मैंने सवाल तो मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरी गलती वहाँ हो रही है, मैं 50-50 पर पहुंच जा रहा हूँ और वहीं पे गलत हो रहे हैं सवाल, है ना. एंड हाउ, मतलब इन दैट सिचुएशन हाउ यू मैनेज टू टुक देम करेक्ट? सर सो आई वाज इन जामिया आरसीए एंड जब तक मैं आरसीए नहीं गई थी, आई वाज ऑलवेज स्कैर्ड कि अरे 50-50 वाला नहीं करना है मार्क. बट आई वुड से अगर 50-50 पे आ गए हो, you have to mark that question because there's this 50% probability कि ये ठीक है. सही बात. उसमें फिर सर जिसे हम कहते हैं ना ब्रेन नॉइज या बैकग्राउंड नॉलेज, दैट हेल्प्स यू. एंड दैट इज वेयर आई से कि आपका ये जो टाइम, अगर चाय पीने जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसी बुक फ्लटर कर रहे हैं या करंट अफेयर्स फॉर दैट मैटर, ये सारा चीज जो होता है वो एक बैकग्राउंड होता है आपकी नॉलेज का. एंड दिस हेल्प्स यू एलिमिनेट बिटवीन द बोथ.
एंड दैट इज वेयर यू नो दिस रियली कम्स टू प्ले अ बिग रोल. एंड सर मार्क तो करना ही, 50-50 वाला हैज टू बी मार्क्ड, चाहे वो गलत भी हो. बट अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 क्वेश्चंस 50-50 वाले, एक गलत हो गया एक सही हो गया, तब भी आप नेट पॉजिटिव में Yes. जा रहे हैं. तो यू हैव टू टेक द रिस्क्स. एंड I think one of the big roles like officer plays has to do risky things, Yes. and you have to have a risk appetite. तो 50-50 वाला तो करना ही है using your background knowledge. So तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें आपके 3 प्रीलिम्स में, आपने लगभग सिमिलर काइंड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट yes किए. sir, yes मतलब sir. ऐसा नहीं हुआ कि किसी मतलब पहले कम किए हो फिर ज्यादा, मतलब नहीं, सिमिलर काइंड सेम ही ऑफ. रहा सर वो all throughout. ओके, ग्रेट. जब जैसे मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, डू यू फील दैट दे आर प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स? So it is very important, extremely important. एंड एज एन एस्पिरेंट हमेशा मुझे लगता था पहले मैं ये सारा कवर हो जाए, पहले ये सारा याद कर लूँ, अरे अभी तो मुझे याद नहीं है, अब कल दे दूंगी, थोड़े दिन बाद दे दूंगी. दैट कल एंड थोड़े दिन बाद कभी नहीं आएगा. दैट प्रिपरेशन वुड नेवर एंड. आई मीन विद गॉड्स ग्रेस आई हैव माई नेम इन द PDF. अभी भी मैं नहीं कह सकती मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गया, मुझे तो आता है सब, नहीं आता है. तो वो प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती बिकॉज देयर इज जस्ट इमेंस नॉलेज टू लर्न. सो जितना जल्दी आप मॉक दे दो उतना ही अच्छा है. बिकॉज फर्स्टली इट वुड लाइक पुश यू टू स्टडी मोर. डर लगता है, अच्छा है, डर लगने दो, पढ़ाई होगी उससे. सेकेंडली देयर इज दिस शॉक फैक्टर रिलेटेड टू द मॉक. जब वो शॉकिंग क्वेश्चंस आते हैं ना कि ओ ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैंने सुना ही नहीं है, वो आपको याद रहता है उससे. एंड कई बार इट हेल्प्स यू इन द एग्जाम हॉल. जैसे आई स्टिल रिमेंबर आई हैड गिवन वन मॉक जिसमें कोबाल्ट पे क्वेश्चन था, एंड देन द सेम कोबाल्ट थिंग बिकेम एन ऑप्शन इन द एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम, एंड दैट रियली हेल्प मी एलिमिनेट दैट ऑप्शन. तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं एंड आपको अभी लगेगा कि नहीं है, बट एक्चुअली याद रहती है. एंड अल्टीमेटली मॉक हेल्प्स यू ब्रिंग इन प्रिसीजन कि कितने क्वेश्चन करने. जैसे सर आपने पूछा कि सिमिलर ही रहे क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आई डिड. आई न्यू कि 85 के ऊपर मैं गलत ही करूँगी ज़्यादा. तो मेरा 85 वाज मैक्सिमम मार्क. कोई भी मॉक, कोई भी प्रीलिम्स में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 85 के ऊपर करे हो, चाहे मुझे आ भी रहा हो तब भी मैं नहीं करूँगी. 85 वाज माय एंड पॉइंट कि अब इसके आगे नहीं करना है, नो गेम इसके आगे. तो आई थिंक दैट प्रिसीजन ऑफ टाइम एंड दैट प्रिसीजन ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी दैट यू कैलकुलेट फ्रॉम योर मॉक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक आजकल जैसे ना प्रीलिम्स के अंदर आपने देखा होगा 2023 और 24 में ना कुछ ऐसे सवाल आ गए थे जो कि असलियत में पॉलिटिकल साइंस के कुछ जो साइंटिस्ट्स हैं उनके वर्ड्स से रिलेटेड थे. 18-19 में भी आए थे, जैसे लिबर्टी से रिलेटेड आ गया, फ्रीडम से रिलेटेड आ गया. उस तरीके के सवाल किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं. तो उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई हो? सर आई थिंक कि वो सारे सवाल ना अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक पढ़ेंगे क्लास 11th की तो उनसे रिलेटेड हैं वो. अगर आपने वो समझा है उस बुक को तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि डायरेक्टली वहीं से है, बट द ओरिजिन इज देयर. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल थ्योरी का बुक, सो यू कैन आई थिंक ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स एंड यू कैन सॉल्व दैट. ओके, यहाँ से मतलब एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, जैसे आजकल ना बाकी बहुत सारी चीज़ें ये चल रही हैं कि डोंट रीड NCERTs, है ना, इग्नोर NCERTs. NCERT की जगह ये PDF पढ़ लो, वो PDF पढ़ लो. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर माई टेक इज दैट सारी NCERT नहीं पढ़नी है. जैसे लोग बोलते हैं 6th से 10th की पढ़ लो या 6th की सारी पढ़ लो और 11th-12th की सारी पढ़ लो. आई डोंट थिंक दैट इज लाइक ट्रू फॉर माई प्रिपरेशन. इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर मी आई रेड 11th की जोग्राफी की NCERT, ये पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आई रेड, एंड आई रेड एंशिएंट. These are the NCERTs that I read. तो it depends on your strategy and but I think कि जोग्राफी की तो पढ़ ही लेनी चाहिए. जोग्राफी की तो डेफिनेटली पढ़ लेनी चाहिए बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट मतलब आई रिमेम्बर 2 साल हो गए अब तो उस क्वेश्चन को आते हुए. वो जो डायग्राम है एक ओशन वाला जो है उससे 2 साल से सेम क्वेश्चन आ रहे हैं. ओशन करंट का डायग्राम हो गया, ऐसे ही एक वो अर्थक्वेक वाला डायग्राम हो गया, P और S वाला. सिमिलरली विद साइक्लोन वाला डायग्राम. यस सर, मतलब बहुत बेसिक डायग्राम्स हैं. एंड सर इवन ये एंशिएंट में आई वुड से डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं. जैसे ताम्रलिप्ति है, जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट होगा अगर आपने डायग्राम देखा हुआ है. तो यू शुड गो थ्रू एंशिएंट और ज्योग्राफी तो आई थिंक कर लेना चाहिए NCERT. हेलो, ग्रेट. हिस्ट्री में डेट्स याद हो जाती थी? सर इनिशियली नहीं हुई
अच्छा, आई थिंक जब आपको बैक स्टोरी याद होने लगती है ना, तब डेट्स याद होनी शुरू होती हैं। एक्सेप्ट मेजर डेट्स जैसे 1857 और ये सब तो याद हो जाती है, बट जो छोटी छोटी डेट्स होते हैं, छोटे छोटे वॉर्स होते हैं, या कोई भी छोटे इवेंट्स होते हैं, छोटे नहीं बड़े ही इवेंट्स है सर वो डेफिनेटली बड़े इवेंट्स हैं, बट जो इवेंट्स थोड़े डिफिकल्ट टू लर्न रहते हैं, वो एक जब स्टोरी लाइन बैक स्टोरी बन जाती है तो उसके ऊपर इट्स लाइक आप लेयर्स में लर्न करते हो। आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी आई थिंक वर्क्स दैट वेज कि एक स्टोरी बनी, फिर उसके ऊपर थोड़ा और गार्निश हुआ, ऐसे कर करके द फाउंडेशन सेट्स टू अ बिग माउंटेन। एंड आई थिंक वो मल्टीपल रीडिंग से डेट्स याद हो जाती है। एंड मेडिवल इंडिया से मोस्ट ऑफ द बच्चे ऑलरेडी घबराए रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है प्रीलिम। मतलब आई हैव मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सर्विसेज में भी हैं, मेरी उनसे बात होती है तो वो हमेशा ही कहते हैं कि सर मेडिवल तो मैंने आज तक भी नहीं पढ़ी। तो मेडिवल का क्या था? सर मेडिवल मैंने भी पढ़ी नहीं, दैट इज द ट्रूथ, बट आई वाज आल्सो गिविंग यूपी पीसीएस ओके, एंड आई क्लियर्ड उसका भी प्रीलिम्स। तो घटना चक्र में मेडिवल का एक सेक्शन है विच इज 100 पेजेस एंड इट Okay. हैज ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम स्टेट पीसीएसएस एंड यूपीएससी एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू कवर मेडिवल इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब उसे रिवाइज 10 बार करना पड़ेगा, बट इट्स गुड टू गो। मतलब दैट इज वॉट आई यूज्ड फॉर मेडिवल, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग। मतलब PYQs were your source for medieval Yes, sir. basically. Okay. And art and culture? आर्ट एंड कल्चर में आई रेड सर, आर्ट एंड कल्चर में आई रेड अ लॉट, उतने की जरूरत भी नहीं है जितना आई रेड बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड, बट आई थिंक एनसीईआरटी इज इनफ एंड देन एनालाइजिंग द पीवाईक्यू। एंड आई से एनालाइजिंग बिकॉज मेडिवल में थोड़ा ऐसा होता है कि लाइक मेडिवल में यू कैन लर्न कि क्या क्या इवेंट है एंड इवेंट वाइज सवाल ज़्यादा आते हैं। आर्ट एंड कल्चर कैन गो एनालिटिकल एंड कैन गो लाइक यू नो इस टर्म का क्या मतलब है, या फिर संगम एज में व्हाट ऑल इज ट्रू, सो यू शुड नो इट प्रॉपरली। दैट इज वाई आई से कि हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस, एंड आई थिंक इट गेट्स रिपीटेड, उस एनालिसिस से ही आपको आगे मिलता जाएगा कि क्या क्वेश्चन बन रहा है। ग्रेट। तो मतलब टॉकिंग अबाउट मोर सब्जेक्ट्स, एक बहुत मेजर सेक्शन रहता है प्रीलिम्स का हैंडल करने के लिए करंट अफेयर्स। व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर करंट अफेयर्स? और एक बच्चों को ना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर वीक का करंट अफेयर इतने इकट्ठा हो गया, मंथ में और ज़्यादा हो गया, है ना, फिर उसके बाद पूरे साल का करंट अफेयर तो सर बहुत सारा हो जाएगा 365 डेज का। प्रीलिम्स से पहले कैसे मैनेज करेंगे? और उसकी वजह से क्या होता है ना, वो ढंग से पढ़ नहीं पाते और दिक्कत आ जाती है। तो हाउ डिड यू मैनेज करंट अफेयर्स? सर करंट अफेयर्स में मैं डीसीए देखती थी एंड मैं उस टाइम से सर आपका शो देखती थी, जब से अन अकेडमी के टाइम से ही, एंड आई यूज टू मेक नोट्स। तो जैसे रनिंग नोट्स जब आप समझा रहे होते थे, आई यूज टू मेक पॉइंट्स, आई थिंक वो 2-3 पेज का बनता था, एंड देन उसी दिन रात में आई यूज टू रिवाइज इट। तो Okay. उसमें आई वुड टेक अ हाईलाइटर, आई वुड जस्ट हाईलाइट कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड देन वो शॉर्टन होता जाता है सर। जैसे आपने हाईलाइट किया तो नाउ यू नो कि हाँ मुझे बस ये चीज़ें याद नहीं है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वो 3 पेज का जो नोट्स बना, आई वुड रिकॉल रात में कि क्या क्या मुझे याद है, एंड देन आई वुड ओपन द नोट्स। पहले ही मैं नोट्स नहीं खोल लेती थी, आई वुड जस्ट रिकॉल कि अच्छा सर ने क्या क्या बताया था, देन आई वुड ओपन द नोट्स एंड देन आई वुड सी मुझे क्या याद नहीं है, आई वुड हाईलाइट दैट बिकॉज दैट इज वॉट माई ब्रेन हैज फॉरगॉटन। Okay. Did that help you in mains and interview दैट too? रियली हेल्प मी बिकॉज सर वही मैं कह रही हूँ कि ये सर जो बैकग्राउंड नॉइज होती है ना, वो एक्चुअली नॉइज नहीं होती, वो बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत ज़्यादा। स्पेशली मेंस के टाइम आपको रियलाइज होगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो एक लेवल तक फिर भी आपको नॉलेज बेस्ड एकदम वैसा रहता है कि अच्छा ऑब्जेक्टिव है। जब मेंस में आपको लिखना है ना, एंड फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, इंडिया अफ्रीका का क्वेश्चन आया था इस बार, एंड वी रिवाइज्ड एवरीथिंग इन आईआर, एंड हम उससे एक दिन पहले रिवीजन कर रहे थे, एंड माय फ्रेंड सेड कि अरे अफ्रीका अभी इतना न्यूज़ में नहीं, कुछ नहीं आएगा, एंड देन वी स्किप्ड। उस टाइम मेरे को जितनी भी बैकग्राउंड नॉलेज थी ना जो मैंने डीसीए से मिली, इवन लाइक आई वुड गो टू कि जन्माष्टमी पे हम लोग मिले थे सारे कजिन्स, माय सिस्टर यूज्ड टू वर्क इन फिक्की, Okay. तो फिक्की का कुछ कोलैबोरेशन चल रहा था अफ्रीका के साथ टेक्नोलॉजी पे, आई रोट दैट ऑल्सो। तो इतना काम करता है कि जो आपका एक होलिस्टिक नॉलेज बनता है ओवर टाइम, एंड डीसीए आई थिंक आई रियली लव डीसीए बिकॉज वो एक होलिस्टिक नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज जो होता है ना, वो डेवलप होता रहता है एवरी डे, थोड़ा 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 थोड़ा, एंड वही है कि इट माइट नॉट सीम बिग ऑन वन डे बट इट इज गेटिंग बिगर Oh, thank you. विद रिविजन। तो I have no words to say now. हाँ, एक सवाल डेफिनेटली मैं पूछूंगा। डू यू, मतलब देखो इतने सारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द सोर्सेज फ्री में अवेलेबल होते हैं ना। डिड मतलब व्हाट डू यू फाइंड एक्स फैक्टर जॉइनिंग माय सेशंस?
सर तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है, एंड इवन आई फील कि हाँ, एक पर्टिकुलर कोचिंग फॉर अ करंट अफेयर नॉट वर्थ इट, सब बोलते हैं। बट सर आई डिड नॉट फील कि डीसीए में करंट अफेयर, ठीक है इसका नाम है डेली करंट अफेयर्स, बट सर करंट अफेयर्स की ही बात नहीं हो रही है। आई थिंक जब आप करंट अफेयर पिक करते हैं, आप पूरा स्टैटिक रिवाइज करवाते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द यूएसपी ऑफ डीसीए आई थिंक। क्योंकि सर आप इतनी बार आपको, क्योंकि एक ही टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में, 10 दिन तक चलता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आया फिर गायब हो गया। वो 10 दिन चल रहा हो, 10 दिन आपका स्टैटिक रिवाइज हो रहा है उससे रिलेटेड, एंड दैट इज हाउ यूपीएससी ऑल्सो आस्क्स। यूपीएससी वुड नॉट आस्क यू डायरेक्ट कि अच्छा ये कहाँ हुआ है। It would ask you some, lower layer foundation of that thing, and that is from static. एंड वो स्टैटिक आप रिवाइज करवा रहे हैं सर। सो आई थिंक कि एक तो जैसे मैंने बोला कि एक अफ्लोट रहने का करंट अफेयर होता है, वो तो डीसीए कवर्स ओनली, बट जो एकदम फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन है ना स्टैटिक, वो डीसीए कवर करता है हर रोज, चाहे कोई रियलाइज करे या ना करे, एंड वो रेपिटेशन आपको याद रहता है। वहाँ पे जब आप प्रीलिम्स में आप टिक कर रहे होते हैं, तो लाइक समटाइम्स यू कैन एक्चुअली लिसन कि वो सर ने ये बोला था, एंड देन यू टिक इट। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। That's good. अब now I have nothing to say in this podcast. मेंस आंसर राइटिंग, मतलब सच बताओ, पहली प्रीलिम्स की तैयारी करी थी तब मेंस के आंसर लिखे थे? सर बिल्कुल भी नहीं लिखे थे। 0 आंसर्स रिटन। तो मतलब क्या क्या सोच के दिया था कि प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी कर लूंगी? हाँ सर यही सोचा था। तो और जब सेकंड प्रीलिम्स हुआ उस समय पे? सर उस समय पे मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, पर और मैंने आंसर आंसर राइटिंग भी की थी थोड़ी बहुत, बट नॉट रिग्रेस। ओके। जब पहली बार आंसर लिखा, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार टॉपर्स हैं तो पहली बार आंसर लिखा होगा तो 7 मिनट की जगह हो सकता है 5 मिनट में ही लिख दिया हो, बट क्या वो प्रैक्टिकली ऐसा होता है? सर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पहला आंसर शायद मैंने पौन घंटे में लिखा होगा, 10 मिनट वाला, एंड पहला जो मैंने मॉक दिया था वो आई थिंक 6.5 घंटे करीब में पूरा हुआ होगा, कि बस आधे घंटे और लिख लेती हूँ, आधे घंटे और लिख लेती हूँ, करते करते इट बिकेम 6.5 hours। एंड फर्स्ट डे से ही नहीं आ जाता है सर, एंड आई थिंक फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करनी भी नहीं चाहिए। पहले गैदर योर नॉलेज, गैदर योर नोट्स, एंड जब वो बिल्ड हो जाए देन राइट योर आंसर्स, एंड आई थिंक दैट इज यू शुड गो अबाउट। अभी जब आपने मेंस दिया तो आपने लगभग सारे सवाल किए हर पेपर में? सर मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। ओह माय गॉड। आई डोंट थिंक इवन अ सिंगल शीट इज ब्लैंक इन ऑल। आई डोंट थिंक, आई नो, मतलब हाँ ये हो सकता है कि 10 मार्कर, बिकॉज मैं बाद में करती थी तो आधा पेज छूट गया हो खाली, तो मैंने भर दिया हो जल्दी जल्दी, क्योंकि इन मैनी पेपर्स की लास्ट के 5 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं, तो फटाफट जो भी वेब चार्ट बन रहा है तो आधा पेज रह गया, ये हो सकता है, बट कोई भी आंसर नहीं छोड़ा मैंने। आई हैव रिटन ऑल द आंसर्स। तो जैसे मान लो मेंस में कोई सवाल देखा आपने ना, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर इट? सर एक लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चंस में आई हैव लर्न कि 3 पार्ट्स बनते हैं, शॉर्ट में 2 पार्ट्स बनते हैं। उन 3 पार्ट्स को एड्रेस करना होता है लॉन्ग में, और उन 2 पार्ट्स को एड्रेस करना होता है शॉर्ट में। नाउ विद इन दैट भी उन 3 पार्ट्स में भी देयर इज दिस वन पार्ट विच इज द फोकस ऑफ द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पढ़ के यू वुड रियलाइज कि हाँ ये दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ इट। In those you should write all the major points, बाकी में थोड़ा थोड़ा, and then you have an introduction and conclusion. And if that introduction and conclusion is थोड़ा distinctive, it fetches you more marks. So that is what I have learned about it. Okay. Did you, मतलब जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि use mind maps, use diagrams, उनका यूज किया आपने? सर रिविजन में या उधर मतलब आंसर राइटिंग? सर मैंने टेम्पलेट्स तो यूज किए हैं आंसर राइटिंग में। टेम्पलेट्स में ज़्यादा यूज़ करती थी लॉन्ग आंसर्स में, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल GS3 में आपका फूड प्रोसेसिंग है, तो वो आपको पता है इट्स हाई प्रोबेबिलिटी आएगा ही, तो उसका आप पहले ही सोच के जाओ कि अच्छा यही लिखना है और वही लिखो, तो इट्स अ टेम्पलेट एंड देन यू राइट दैट। वेराज जो 10 मार्कर्स होते थे, छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें आई यूज टू यूज डायग्राम्स अ लॉट बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम। तो सर जैसे मैंने बोला, क्योंकि 15 मार्कर्स को मेरा कट ऑफ होता था 1 hour 40 minutes, कि 1 hour 40 minutes में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, वो कभी नहीं होते थे, वो ज़्यादा था। आई न्यू 1 hour 50 तक जा रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं, वी आर स्टिल इन द गेम, इट्स गुड। बट जैसे वो 1 hour 50 के ऊपर जाता है, आई वुड लाइक नहीं कि अब इससे बंद करना है, एंड वी हैव टू स्विच टू शॉर्ट आंसर्स। एंड देन शॉर्ट आंसर्स में करते करते बहुत बार ऐसा हुआ है, बिकॉज आई हैव रिटन 3 मेंस, इसमें यूपी, बिहार एंड देन UPSC। शॉर्ट में कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में 5 मिनट बचे हैं, 2 क्वेश्चन लिखने हैं,
एंड आई ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है. एंड देन उस टाइम डायग्राम ही काम आते हैं कि फटाफट आपने 2 फ्लो चार्ट बनाए या 2 वेब चार्ट बनाए एंड यू जस्ट रोट एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड देन यू आर डन, बिकॉज उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है. दैट इज वेयर डायग्राम्स रियली हेल्प यू, आई थिंक. देखो कॉलेज में भी आंसर राइटिंग करी होगी, हम्म. है ना, ग्रेजुएशन में भी करी होगी, फिर आप रिसर्च भी कर रहे थे, यस सर. है ना. वहां पे आंसर राइटिंग में और यूपीएससी में आंसर राइटिंग में कितना डिफरेंस है? सर ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि जब आप कॉलेज में आंसर राइटिंग करते हैं, स्पेशली बिकॉज दैट इज द मोस्ट रिसेंट आई रिमेंबर, यू हैव टू फिल इन पेजेस एंड आप ज़्यादा लिखते हैं, आप एक ही बात को 5 बार रिपीट कर देते हैं कि पेज भर जाए. दैट डज नॉट वर्क इन यूपीएससी. योर आंसर हैज़ टू बी क्वालिटी, इट हैज़ टू बी प्रिसाइज एंड इट शुड बी रीडेबल. मतलब जो चेक कर रहा है, देयर चेकिंग शुड बी एफर्टलेस. दैट इज़ वेयर की टर्म्स कम इन. कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट ईरान एंड देन वी टॉक अबाउट ईरान का क्या एडवांटेजेस हैं इस वॉर में, तो वन ऑफ देम इज़ कि हाँ, इट्स जोग्राफिकली वेरी बिग एंड पॉपुलेशन जो है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक अटैक से उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना इजराइल पे आ जाएगा. सही बात. यही चीज़ आप 2 लाइन में लिख सकते हैं. यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस इट बाय कॉलिंग इट स्ट्रैटेजिक डेप्थ. एब्सोल्युटली. तो वो एक टर्म में ही जो चेक कर रहा है उसे समझ में आ गया कि आप क्या बोलने वाले हैं, एंड देन यू कैन फर्दर जस्ट एक्सप्लेन इट इन 2 लाइन्स. It saves you time, it saves you space because space भी limited रहता है उधर, and it saves the person who is checking the copy time. So it's good for them also, and then they'll give you better marks. So sir, that is what I think about it. Cool. मतलब प्री प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, कुछ बनाने चाहिए, ठीक है. योर ऑप्शनल इज एंथ्रो, Yes sir. है ना. व्हाट वाज योर, मतलब, और आपने एंथ्रो में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए आपकी मार्कशीट के Yes, अंदर, sir. है ना. तो एंथ्रो की तैयारी आपने कैसे करी? और एंथ्रो आपका ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट Yes था, sir. बट अगर कोई बच्चा नया आ रहा है Hmm. और उसको अपना ऑप्शनल चूज करना है, एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग एंथ्रो एज एन ऑप्शनल? सर एंथ्रो का आई थिंक सबसे बड़ा प्रो, एज एन एस्पिरेंट एंड एज एन ऑफिसर दोनों बताऊंगी. सर एज एन एस्पिरेंट एंथ्रो का जो सिलेबस है, इट इज़ रेपिटेटिव एट अ लॉट ऑफ लेवल्स, एंड एक ही जगह की नॉलेज 2-3 यूनिट्स में काम आती है. सो दैट इज़ वन गुड थिंग. सेकेंडली एंथ्रो सर, बिकॉज इट्स सच अ डाइवर्स सब्जेक्ट, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आप किस चीज़ पे फोकस करोगे, बिकॉज ऑप्शन में आपको हर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करना है. तो फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई केम फ्रॉम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, मेरी रिसर्च मेडिकल एंथ्रो में थी, तो आई फोकस्ड अ लॉट ऑन फिजिकल एंथ्रो. अदर्स कैन फोकस अ लॉट ऑन सोशल एंथ्रो, जो भी आपको पसंद है उस पर फोकस करके, बट देन इट हैज़ टू बी वेरी गुड. ऐसा नहीं है कि दूसरा एकदम छोड़ रखा है, दूसरा छोड़ना भी नहीं है, यू हैव टू रीड दैट वेल, बट वन कैन बी योर स्पेशलाइजेशन कि ये सब्जेक्ट से कुछ आया तो आई विल हिट. सही बात. तो दैट इज़ वन एडवांटेज बिकॉज एंथ्रो इज डाइवर्स. Thirdly, एंथ्रो में स्पेशली पीपल हु आर स्टडिंग फिजिकल, आई थिंक फिजिकल एंथ्रो और आर्कियोलॉजी आपको बहुत अच्छे मार्क्स फेच करते हैं, बिकॉज यू नो वॉट हैज़ टू बी रिटन, यू नो वॉट डायग्राम हैज़ टू बी ड्रॉन, दैट इज़ वेरी टाइम सेविंग. एंड फिर मार्क्स काटे कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी इतनी आ गई है कि सब्जेक्टिविटी के मार्क्स कटने के चांसेस कम हो गए. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. एंड देन एज एन ऑफिसर, आई थिंक बिकॉज एंथ्रो इतना होलिस्टिक सब्जेक्ट है ना, it really prepares you for life. Not even an officer, as a human. Anthropology is study of humans. So you should know about yourself and your society and everyone. And it just makes you, just like there's this very famous quote, anthropology is the most scientific of all sciences. Yes. And scientific of all humanities and most humanistic of all sciences. Definitely. So it teaches you life, I think. So that is why I think if you are interested to know humans holistically and understand much more about life, I think anthropology is a good subject. Great. ऐसा कहते हैं कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसकी थोड़ी रिफ्लेक्शन आपको एसेस में देखने को मिल ही जाती है. Yes sir. है ना. तो हाउ डिड यू हैंडल दोज एसेस, क्योंकि अब तो एसेस हो गए हैं फिलोसफिकल, उसमें एंथ्रो को कैसे लिंक किया? सर वो खुद आ जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और जितने रिलीजियसली पढ़ते हैं, आई थिंक वो इनग्रेन हो जाता है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं. एंड नॉट जस्ट ऐसे, अगर आप यूजुअली बात भी कर रहे हैं तो वो कहीं बात में निकल आएगा. हाँ. तो आई थिंक जब आप सोचते हैं फिलोसफिकली उस ऐसे के बारे में, तो आपका जो भी नॉलेज है रिलेटेड टू योर ऑप्शनल एंड नॉट जस्ट ऑप्शनल, इवन जीएस सब्जेक्ट्स जो भी रेलेवेंट है वहाँ पर,
वो आता जाता है. एंड बिकॉज जब मैं ऐसे लिखती थी, आई यूज टू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, देन आई यूज टू ऑर्डर देम कि पहले ये लिखूंगी, पहले ये लिखूंगी, पहले ये लिखूंगी, ऐसा. लाइक आई यूज टू ऑर्डर, गिव देम नंबर, एंड देन आई यूज टू राइट. सो पहले जब नॉलेज कलेक्शन होता है तो वो सारे से ही आता है. एंड आई थिंक ऑप्शनल एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि आपकी जीएस नॉलेज को इंटरप्रेट करने का एक लेंस बनता है ऑप्शनल. बिकॉज ऑप्शनल इज सच अ फाउंडेशनल सब्जेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. इवन जब आप जीएस को देखेंगे, आपको अपना ऑप्शनल दिखाई देगा उसमें. फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखता है सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में सबसे ज्यादा. सही बात है. तो सर दैट गेट्स देन रिफ्लेक्टेड इन द ऐसे. ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे लिख रहे हो और बीच में होता है मतलब एक्शन की स्टकनेस आ जाती है कि कुछ वर्ड्स बाद, मतलब 500-600 वर्ड्स बाद पता नहीं लगता कि इसके बाद क्या लिखूं. मोस्ट ऑफ दी चीज तो लिख चुके हैं, कॉलेज भी नहीं है कि रिपीट कर दो. तो उस समय उस समय क्या करना चाहिए? सर मेरे साथ ये इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं पहले सारा नॉलेज गैदर करती थी एंड उसका एक फ्रेमवर्क बनाती थी. एंड आई वुड से जिससे कि लोगों को ये इशू फेस ना करना पड़े कि वो अब क्या लिखना है आगे. यू शुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल योर नॉलेज दैट यू नो अबाउट द एसे और ऑल दैट योर ब्रेन इज थिंकिंग अबाउट द एसे, बिकॉज सिंस इट्स फिलोसॉफिकल. एंड देन यू शुड अरेंज दैट नॉलेज लॉजिकली कि अच्छा इसके बाद यही आना चाहिए. एंड देन वो उस ऐसे का एक फ्लो बनता है. एंड विद इन ऐसे ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ थीसिस एंड देन देयर इज अ एंटी थीसिस. तो आपकी नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू दोज थिंग्स. एंड देन उस थीसिस के अंदर भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं, उस एंटी थीसिस के अंदर भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं. एंड देन एक जो आपका कंक्लूजन होता है, या यू ड्रॉ फ्रॉम बोथ एंड देन यू रिकनसाइल देम एट द एंड. सो अगर आप ऐसे फॉर्मेट में जाएंगे तो ऐसे में कभी यू वुड नॉट बी स्टक कि अब इसके बाद क्या लिखना है. तो देयर शुड बी अ फ्रेमवर्क आई थिंक ऑफ योर नॉलेज. आपके इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 208. यस ना, सर. 208 मार्क्स. तो कोई आपको कुछ याद हो अपने इंटरव्यू के बारे में कि ऐसा हुआ था, या कोई एक सवाल हो जो आपको याद हो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अब तो नहीं पूछते होंगे ना, जैसे कुछ दिखा देते हैं इंस्टाग्राम रील में इधर उधर? नहीं सर, नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं सर. बहुत डिफरेंट रहता है वहाँ पर मॉक से. एंड दे आर वेरी कॉर्डियल. ऑल्दो आपको यू फील इंटिमिडेटेड बिकॉज ऑब्वियसली दे आर एट हाईएस्ट रैंक्स ऑफ द Yes. कंट्री एंड देयर प्रोफेशन. एंड उनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ही आपकी लाइफ को अगर 1.5 टाइम्स कर दिया जाए तब मतलब करीब 150 ईयर्स का तो होगा उनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस. एंड यू जस्ट कम विद लिटिल नॉलेज. एंड आई डोंट थिंक दे रियली चेक योर नॉलेज. I think they check how you're responding and what kind of, personality you. That is why it's called personality test. Because जैसे most of the question I was able to answer because मेरा DAF पे ही ज़्यादा गया था. They were related to anthropology, and because I have been an anthropologist for such a long time, I was able to do justice to them. But जैसे एक question एक पैनलिस्ट सर थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि आई थिंक मे बी ही सॉ माई इयरिंग एंड देन ही आस्क्ड कि अच्छा वाइट मेटल के बारे में कुछ बताओ. तो आई गॉट कन्फ्यूज कि सर वाइट मेटल, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि क्या सर लिथियम को रेफर कर रहे हैं या सिल्वर को, किसको रेफर कर रहे हैं. तो सर सेट कि नहीं सिल्वर के बारे में बताओ. तो आई सेट कि सर प्राइस बढ़ रहा है. एंड देन सेट कितना बढ़ रहा है. आई डिड नॉट नो. एंड देन ही सेट कि सिल्वर का प्राइस क्या है अभी. आई डिड नॉट नो. एंड देन ही सेट कि कब से बढ़ा है. तो आई टोल्ड कि सर आई नो कि फेस्टिव सीजन से इट इज़ हाई ओनली. तो ही वाज लाइक क्यों बढ़ा है. एंड उस पॉइंट पे आई लाइक माई लाइक मेमोरी जगल्ड काइंड ऑफ. आई रिमेम्बर्ड कि शायद मेरे इंटरव्यू से दिसंबर में था मेरा इंटरव्यू. जून में शायद इंडिया और यूएई का एक डील हुआ था जिससे सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ गया था, जिससे सिल्वर का प्राइस कम हो गया था. एंड मुझे वो इंस्टेंटली वही याद आया. एंड आई वाज लाइक कि सर इंडिया एंड यूएई का एक डील हुआ था जिससे कि इंपोर्ट बढ़ गया था. देन बोलते लाइक आई वाज स्पीकिंग एंड देन आई रियलाइज कि ओ इससे तो प्राइस गिरेगा. देन आई सेड सर विच इज़ वाई. देन आई सेड ओ सर दिस वुड लीड टू अ प्राइस फॉल. आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल एज ऑफ नाउ कि क्यों बढ़ा है प्राइस. एंड देन आई सर्च लेटर तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिल्वर का बहुत यूज हो रहा है विच इज़ द रीज़न. बट आई थिंक the honesty that, oh sir, I think I've misplaced my thoughts, they liked it. And I think my anthro answers were good, although I did not think that 1 week back. I thought ki oh I should have said something more, I should have explained something more. But I think that is for every aspirant, and जो भी interview देके आता है उसको लगता है मेरा खराब ही हुआ है. सही बात है. एक चीज और,
इतने सारे देखो, जितने भी बच्चे देखते हैं या उनके पेरेंट्स देखते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं ना, वैसे ही होता हम्म है ना? क्या सच में वैसे ही होता है जब आप रियल पैनलिस्ट के सामने बैठते हो? सर डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है आई वुड से, क्योंकि जितने भी मॉक हम देते हैं दे आर मोर आई वुड से नॉलेज ओरिएंटेड, वेरएज़ वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ दे आर लाइक नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस वुड बी देयर कि जैसे क्या प्राइस है सिल्वर का वाज़ आस्क्ड टू मी। बट ऐसा मोस्टली दे आर रेयर। दे आर मोस्टली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कि फॉर एग्जांपल दे हैड आस्क्ड मी कि एफआरए में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, हाउ विल यू इम्प्रूव देम, या फिर अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स को इंटीग्रेट करना चाहिए या नहीं, और या फिर मणिपुर के लिए हाउ वुड यू इम्प्रूव सिचुएशंस इन मणिपुर, थिंग्स लाइक दीज़ वर आस्क्ड। So these are opinion based. So more opinion based questions are asked there and more factual questions are asked in the mock. And sir, even setup भी बहुत अलग होता है. तो mock में like there is this table which is in front of you and then you are on the chair and you're far away, everyone can see you totally. ऐसा नहीं होता है. जो like in सबका रूम अलग होता है. एक तो all the members of UPSC have different rooms, so the alignment is different and it can vary from room to room. But in like my room, the panel I went to, they had a circular table. Okay. तो you're just sitting with the members, मतलब आप एक like टी टेबल पे ही बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट, एंड द मेंबर्स आर सो क्लोज दैट साइड वाले जो जस्ट आपके साइड में बैठे हैं दोनों मेंबर्स ऑन योर राइट एंड लेफ्ट, they can see you totally and like they can extend their arm and touch you. They're that close. एंड बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप अलग बैठे हैं या सब आपको अलग से देख रहे हैं. इट्स अ वेरी टी टेबल काइंड ऑफ सेटअप एंड इट्स लाइक कि हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी आपके घर पे some elder colleagues of your parents have come and you're just talking to them about real world issues and what you know about it. So it's like that. ग्रेट. तो साक्षी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि आपने मुझे बताया यू नेवर वेंट टू ओल्ड राजेंद्र नगर, Yes. जिसको हर जगह ग्लोरीफाई किया जाता है एस्पिरेंट्स में और बाकी सब जगहों पर. यू नेवर वेंट देयर Yes. एंड यू वेंट टू जामिया, Yes. है ना? एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. आई रियली वांट यू टू टेल द एनवायरनमेंट प्लस हाउ इज दैट, how their structure or ecosystem helped you out. So sir, Jamia has a residential coaching academy. वहाँ मतलब वहाँ सब एस्पिरेंट्स ही हैं. दे आर गिविंग द एग्जाम्स एंड लाइक जामिया आरसी आई वुड से इज अ इकोसिस्टम. एंड जैसे किसी भी इकोसिस्टम में देयर इज दिस इंटरकनेक्टेडनेस एंड वन स्पीशीज सपोर्ट्स द अदर स्पीशी इन व्हाटएवर वे वी थिंक, दैट इज देयर. सो जो वहाँ का फ्रेटर्निटी है, इट्स कॉल्ड आरसीए फ्रेटर्निटी. वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग भी हैं, इन सिलेक्शन प्रोसेस भी हैं कि जिन्होंने मेंस लिख दिया है या जो इंटरव्यू दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस के भी लोग हैं, सीएपीएफ के भी लोग हैं, एंड दैट कम्युनिटी टुगेदर अपलिफ्ट्स एवरीवन पॉसिबल देयर. सो दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आरसीए. तो आरसीए का सर एंट्रेंस होता है, प्रीलिम्स के अराउंड ही होता है. उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पेपर होता है, एस्से का एक क्वेश्चन पेपर होता है, एंड देन दे सिलेक्ट 100 people and then you have to stay there, reside there. So especially for women it's great because हमारा जो हॉस्टल है it's like 50 meters from the library and आपका जितने भी बजे मन करे you can go and study and guards are always there. 24/7 guards are there, 24/7 CCTV is there, so you feel safe and you can easily go to the library anytime. You can have group discussion anytime. There's this seminar hall also जहाँ सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं. तो इट्स वेरी एसेसिबल, इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो. आप दिल्ली में कहीं भी कोई भी जगह लीजिए 10,000 से तो ऊपर ही मिलेगा, बुरा से बुरा रूम. एंड देयर इट्स लाइक इट्स द रेसिडेंस इज फ्री. मेस का पेमेंट यू हैव टू मेक विच इज ऑब्वियसली यू आर हैविंग द फूड एंड इट्स वेरी सपोर्टिव. उसके अलावा सर पीयर लर्निंग इज द की देयर. मतलब मेरे को इतने पूरे प्रोसेस में इतने लोगों ने हेल्प किया है कि शायद मैं काउंट करने बैठूं तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा. एंड हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, 8 people, and we studied together for prelims and then some of us were not able to go through prelims. Then we studied together for mains. Then we studied together for interview.
and that is how it has been. And I was always very anxious, and people would be there to support me कि अरे नहीं नहीं हो जाएगा, and they would keep pushing me. Like I remember I have also given state PCSs. So BPSC का mains था, उससे just पहले I was so anxious because that was my first mains, and I was almost not ready to study. My brain was not receptive, and one of my friends from the group, he started reading the notes to my face. मेरे ही पॉलिटी के नोट्स उन्होंने मेरे को पढ़ाए, एंड मेरे को लगा था मेरे को दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, बट इट डिड गो. सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड दैट काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट विच इज़ देयर इन द फ्रेटर्निटी, आई थिंक वो पता नहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ मिलता होगा ऑल ओवर इंडिया. सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू जामिया RCA, and I think RCA became a key to the success because of the fraternity and the ecosystem they provide. Great. The importance of friends and peer groups. बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आइसोलेट हो जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, दोस्तों से मत मिलो. तो उसमें मतलब on that parallel you are thanking your peer groups. Yes, sir. है ना? तो दिस ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक आपको बड़ा गोल है तो आप सोसाइटी से आइसोलेट हो जाओ. Yes. है ना? बिकॉज अगर आप आइसोलेट हो जाओगे तो फिर फेलियर्स को हैंडल करना भी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सर आइसोलेशन से ना मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है. एंड द थिंग इज एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा ऑन द लाइन रहेगी, क्योंकि वो एक स्ट्रेस, एक एंग्जाइटी हमेशा कांस्टेंट. मतलब मेरा रिजल्ट जब आया सर, रिलीफ बोला मैंने, हैप्पीनेस नहीं बोला, बिकॉज वो जो एक बैकग्राउंड एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है कि अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, दैट काइंड ऑफ वैनिश्ड. सो वो जो एंग्जाइटी है, वो जो स्ट्रेस है, उसको हैंडल करने के लिए आपको पीयर्स और फैमिली चाहिए ही. एंड सर अगर मैं सबसे ज़्यादा थैंक करूँगी आफ्टर गॉड फॉर माई नेम इन दैट PDF, it would be my family and my friends who were always there to support me when I was anxious, when I was stressed, when I did not have notes for something, when I was not able to learn something, when I felt confused regarding something. And confused not just only about the knowledge, about what should be done and how I should schedule things, and क्योंकि वो constant battle रहता है, and they make life easier. they make life easier, definitely sir. हाँ. आपने अभी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी निकाला, बीपीएससी का भी प्रीलिम्स निकाला. तीनों एग्जामिनेशन की तैयारी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है ना? इवन सिलेबस भी आपको हल्का फुल्का डिफरेंट दिखने को मिलेगा. बहुत सारे बच्चे जो कि शायद अपना प्लान बी भी सोच रहे होंगे, शायद आपने भी सोचा होगा तो आपने एग्जाम दिया. उस दौरान आप क्या सजेस्ट करोगे कि प्रीलिम्स की कैसे आपको हैंडल करना चाहिए, 2 को या स्टेट पीसीएस को, या तीनों को आप एक साथ कैसे हैंडल कर रहे थे? सर मैं चंकिंग कर रही थी, तो मेरा दिन में टाइम डिवाइडेड रहता था. कुछ टाइम स्टेट के लिए जाता था और बाकी टाइम यूपीएससी के लिए जाता था. 3 घंटे आई थिंक मैं स्टेट को देती थी, बाकी टाइम यूपीएससी को देती थी. विद इन दैट 3 hours जो भी स्टेज आ रहा है, यू कैन वर्क ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी, एंड उसमें भी सर RCA का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज बहुत टाइम तो लोगों का इसी में लॉस हो जाता है कि क्या पढ़ना है स्टेट के लिए, बिकॉज स्टेट एक स्पेशलाइज तरीके से एग्जाम लेता है, एंड इवन यूपीएससी में भी कि क्या पढ़ना है इज अ बिग क्वेश्चन. तो स्टेट के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी में इफ यू रीड एडुटीरिया करके देयर इज दिस बुक, एंड उसमें करंट अफेयर्स सारा कवर होता है बिहार का. देन यू हैव सम, जैसे PW का आई हैड यूज्ड उस टाइम पे, PW के बहुत सारे वीडियोज हैं ऑनलाइन विच आर रिलेटेड टू बिहार, तो उससे आप GS कवर कर सकते हैं बिहार का. एंड देन देयर इज बिहार समग्र, अनदर बुक, एंड दैट इज हाउ यू कैन कवर द प्री एस्पेक्ट ऑफ BPSC. एंड उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आते हैं, वो एडुटीरिया के पीछे ही होते हैं. आप वो कर सकते हैं. UPPCS इज वेरी सिमिलर टू UPSC इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीलिम्स. उसमें बस अब ये है कि इफ यू डू घटना चक्र, इट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज उसमें PYQ है, एंड इट वुड हेल्प इन UPSC ऑल्सो. घटना चक्र का वो पूर्वालोकन का जो बुक आता है जिसमें सिर्फ MCQs रहते हैं, दैट बुक इज वेरी हेल्पफुल. एंड आई थिंक UPPCS ही नहीं, वो UPSC में भी हेल्पफुल है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री है. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री तो स्पेशली सिमिलर रहता है. इवन पॉलिटी इट हेल्प, जैसे ये लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन आया था अभी कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई, ऑर्डर पूछा था, वो लाइक फैक्चुअल थिंग्स कैन बी कवर्ड बाय घटना चक्र. सो इफ यू आर डूइंग UPPCS pre, आई थिंक यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग योर UPSC pre. एंड मेनली स्टैकिंग बहुत वर्क की सर.
अब दैट इज फॉर प्री, फॉर मेंस आल्सो लाइक इफ यू डू अ लिटिल, जैसे बिहार का एक पैटर्न है अपना कि जीएस में जो आएगा ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा बिहार का। हिस्ट्री में भी यू नो लाइक यू कैन प्रिडिक्ट क्या क्वेश्चन आएगा। एजुकेशन पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है वो। वैसे ही ऐसे में हर साल लिटरेचर पे क्वेश्चन आता है, हर साल साइंस पे क्वेश्चन आता है। यू कैन ऑलरेडी प्रिपेयर इट एक एक, लाइक ऐसे तो एक एक दिन में यू कैन प्रिपेयर साइंस एंड लिटरेचर पे। हिस्ट्री थोड़ा टाइम ले सकता है, वेस्टर्न एजुकेशन पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। देयर इज अ पैटर्न, लाइक इफ यू एनालाइज पीवाईक्यू यू विल नो बीपीएससी में क्या आएगा मेंस में, दैट मच प्रिडिक्टेबल इट इज। एंड देन अगेन यूपीपीसीएस मेंस इज वेरी सिमिलर टू यूपीएससी मेंस, एक्सेप्ट जो यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड पेपर 6 है, उसमें भी घटना चक्र की बुक्स आती हैं फॉर दैट पेपर 5 एंड पेपर 6। इफ यू डू दैट एंड यू इंटीग्रेट करंट नॉलेज यूपी का जो कि न्यूज़पेपर में आ रहा है, या फिर दृष्टि की भी मैगजीन आती है मंथली, तो you're I think good to go. So you have to do chunking and you have to know your sources, I think. एनी अदर पेपर यू रिमेम्बर जो आपने मतलब भरा हो, दिया हो, कोई भी, और वो Sir, नहीं निकला हो? वो नहीं सर, इस साल का यूपीपीसीएस नहीं निकला था, 2024 का यूपीपीसीएस प्री निकला था। एंड आई हैव गिवन लाइक मेरा इंटरव्यू भी था 12 मार्च को, बट आई देन forfeited my मतलब candidature. इसके अलावा कोई और कभी कोई और एग्जाम्स नहीं दिए? नहीं सर, सीडीएस दिया था बट उसका निकला था, बट अल्टीमेटली इंटरव्यू में नहीं लिया था उन्होंने मुझे। अच्छा, एसएसबी में? एसएसबी में नहीं लिया था Okay, मुझे। ठीक है। एसएसबी में एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब यहाँ पे जो कुछ लोग होंगे जो सीडीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दी एसएसबी? सर आई थिंक एसएसबी में लाइक आई पर्सनली फेल्ट वेरी इंटिमिडेटेड। उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रोसेस है, एंड आई थिंक दे नो हाउ टू एलिमिनेट पीपल हु आर नॉट गुड फॉर द जॉब। बेसिकली यूपीएससी के अंदर चल रहा है हाउ टू सिलेक्ट, वहां चल रहा है हाउ टू एलिमिनेट। सो यूपीएससी में भी आई थिंक चल रहा है हाउ टू एलिमिनेट। हर स्टेज पे दे स्लैश ऑफ पीपल, बट आई थिंक दे नो हाउ टू डू दैट। हाँ, एंड उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था जब एसएसबी में मुझे निकाला गया था, बट आई रियली अंडरस्टूड कि हाँ आई वॉज नॉट कट फॉर दैट जॉब, एंड उन्होंने ठीक ही निकाला था मुझे। आज इमेजिन करो पिछले जिसमें भी निकाला गया था, अच्छा इसी के लिए निकाला गया था क्योंकि यहाँ तक पहुंचना था। सर नहीं, बट वैसा भी नहीं था। जब सीडीएस में एसएसबी मेरा बैंगलोर में था, एंड मेरे को दे रिमूव्ड मी, तो मुझे वो 2 घंटे तो बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, इट मेक्स सेंस, आई एम नॉट अ वेरी सीडीएस क्वालिटी पर्सन, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड नॉट टेक मी, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे मतलब टेल मी समथिंग अबाउट वो, मतलब अगर इफ यू कैन रिकॉल बचपन वाली साक्षी के बारे में, मतलब उसने कब सोचा कि मैं आईएएस बनूंगी? मतलब व्हाट वाज, मतलब वो कभी ना कभी तो मतलब वो फर्स्ट टाइम हिट हुआ होगा ना, हाँ मेरे को बनना है या मेरे को एक ये करियर पाथ चूज करना है। सर मेरे को मम्मी हमेशा बोलती थी कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटर बनो, आईएएस बनो, और कुछ अच्छा करो सोसाइटी के लिए, बिकॉज आई हैव लाइक आई शुड नॉट praise myself, but I have always been a person who has been very compassionate and who would like to do something for the others. Okay. So my mom always told me that you have such ability to be with people and you want to do good for people, so you should become an IAS officer. And but उस point पे like even till school I was like नहीं मैं doctor बनूंगी, and I would help people out, and I would make them free of all the diseases, and I would remove their ailments and everything. बट मेरा नीट नहीं निकला। हाँ सर, अगर एग्जाम वाली बात हो, नॉट यूपीएससी, उसके बाद नीट। सर नीट मैंने बहुत बार दिया, नहीं निकला मेरा। देन उसके बाद माई मॉम सेड कि इफ यू वांट टू डू गुड फॉर पीपल, बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट द ओनली वे, रादर बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मोर होलिस्टिक वे एंड मोर डाइवर्सिफाइड वे, कि आप बहुत तरीके से एक पर्सन को हेल्प कर सकते हैं। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ लाइक दिस कैन बी डन एंड दिस इज अ गुड career opportunity and I can look at it. So तब बैचलर्स के टाइम से थोड़ा था सर। चलो थोड़े से ना मिथ बस्ट करते हैं। आजकल ना ये चल रहा है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग वाले लगभग सभी सेम टॉपर्स के नाम रख रहे हैं, है ना? ऐसा क्यों? सर आई थिंक कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप लाइक नाउ द वर्ल्ड इज वेरी डिजिटल एंड यू यूज सम थिंग्स फ्रॉम सम कोचिंग्स, एंड इट्स नॉट लाइक आप जैसे पहले होता था कि फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो एक ही कोचिंग का सब कुछ पढ़ा है आपने। नाउ मोस्ट पीपल डोंट डू फाउंडेशन कोर्स एंड रादर दे डिजिटली हैव एक्सेस टू डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग्स। सो आई थिंक वो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज होने की वजह से
आई थिंक ऐसे क्लेम्स आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ही चीज के लिए दो मतलब यू कैन टेक सम एस्पेक्ट्स फ्रॉम सम कोचिंग, सम अदर एस्पेक्ट फ्रॉम सम अदर कोचिंग, सो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से taking the best out of everyone. या एंड आई थिंक दैट इज द रीजन, मेरे को लगता है. बिल्कुल सही बात है. एक और चीज, ये अब चल रहा है ना, बहुत सारे लोग आ गए हैं फेक आईएएस बन के. रिजल्ट आया, मतलब कुछ ने तो बैंड बाजा बारात तक निकाल दिया है ना. बाद में पता लग रहा है कि वो थे ही नहीं, और जो बेचारा जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए वो कंफ्यूज्ड है yes, है ना. उसके बारे में कुछ और बताना चाहो आप? सर तो ये इतने सारे इंसिडेंट्स आ गए थे कि मैंने दोबारा पीडीएफ खोल के अपना रोल नंबर चेक किया, बिकॉज साक्षी सच अ कॉमन नेम. साक्षी सक्सेना बहुत लोगों का नाम होगा. सो आई अगेन चेक्ड माय रोल नंबर कि हाँ मैं ही हूँ ना. दैट हैपेंड सर. बट ये सारे इंसिडेंट्स आई थिंक इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि एक तो जो ग्लोरिफिकेशन है इस एग्जाम का, दैट इज स्टिल देयर. एंड पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो एक सोशल स्टेटस है या फिर आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द होल साइकी बिहाइंड. मतलब आई अंडरस्टैंड, बट इट्स जस्ट वियर्ड दैट पीपल वुड डू समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जिसका हुआ होता है उसको डर लग जाता है कि अरे मैं ही हूँ कि नहीं हूँ, एंड विच इज नॉट दैट ग्रेट अ थिंग. एंड आई थिंक पीपल शुड बी मोर ट्रूथफुल एंड इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए. इट्स एन एग्जाम, बिकॉज इट अल्टीमेटली increases pressure on people who are aspirants, and फिर यही लगता है like they start putting the exam above themselves. and ठीक है, people would say हाँ easier said than done, अब तो तुम्हारा हो गया है तो तुम तो यही बोलोगी. but but नहीं सर, like जब मैं एग्जाम दे रही थी तभी भी रिजल्ट आते टाइम बहुत प्रेशर बनता है. एंड उस टाइम आई ऑलवेज यूज टू, एक तो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता. सही बात. एंड सेकेंडली आई वुड ऑलवेज से कि हाँ ठीक है, ये इट्स एन एग्जाम. And I think the whole process has evolved me into a person that I'll be able to do something good with my life. So exam को थोड़ा glorification कम करना पड़ेगा सर, बहुत important है, क्योंकि अब तो information age है and कुछ भी करते हैं लोग. I mean सही बात है. एक और चीज, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्या आपको लगता है कि अभी कोई नया बच्चा आया है, कोई नया एस्पिरेंट है जो 2027 की तैयारी करने आया है, उसको अपने लिए जितना भी मटेरियल है या कोचिंग है उसको चुनने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज यू हैव बीन इनटू दिस, नाउ यू आर इन दी सर्विसेज ना. आपके हिसाब से कोई एक नया बच्चा आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो हाउ वुड यू गाइड हिम और हर, बहुत शॉर्ट में? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, बहुत सारे सोर्सेज नहीं उठाने. पिकअप वन सोर्स, स्टिक विद इट. कोई और कुछ भी पढ़ रहा हो, हैव फेथ इन योर नोट्स, हैव फेथ इन योर बुक एंड योर सोर्सेज. एक ही बुक पढ़नी है, बट ऐसे पढ़नी है कि आपसे ज्यादा अच्छे से नहीं आती वो बुक किसी को भी. सेकेंडली आई वुड से कि यूज एक्सपीरियंस ऑफ योर सीनियर्स एंड जो ऑलरेडी टॉपर्स रह चुके हैं कि उन्होंने क्या यूज किया, एंड स्टिक विद इट. मतलब इट्स गुड टू गो. आई थिंक जैसे एवरीवन नोज पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है. अब इधर उधर का सोर्स ढूंढना, नई नई क्लासेस देखना क्यों? मतलब जस्ट स्टिक विद लक्ष्मीकांत एंड रीड इट वेरी वेल मेनी टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. तो एक तो सेम सोर्स रखना, दूसरा अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा एडवाइस लेना, एंड थर्डली जो करंट है उससे वैल्यू ऐड करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग सम टॉपर्स नोट्स इन एथिक्स और गवर्नेंस वट एवर, उसमें आप जितना एग्जाम्पल ऐड करते जाओगे करंट के, इट वुड हेल्प यू. एंड दैट इज वॉट विल फेच यू मार्क्स इन मेन्स. स्पेशली जैसे गवर्नेंस वाला सेक्शन है या एथिक्स, वही सेम गवर्नेंस एंड एथिक्स में जस्ट कीप एडिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स, एंड दैट इज हाउ यू वुड मेक द टॉपर्स नोट्स योर नोट्स. वो नोट्स इवॉल्व हो गए एंड नाउ दे आर योर पर्सनल नोट्स, एंड दैट इज हाउ योर मेन्स आंसर राइटिंग वुड बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर्स एंड इट वुड फेच यू मोर मार्क्स. That's great. I think we had a long conversation. Yes. And I hope you loved the conversation too. Yes, sir, definitely. And Sir. it was a pleasure at this side of the table. And So it was a pleasure this side also, because it's like it's a very big thing to get interviewed by your mentor. thank you so much. Sakshi, this is a small gift for you. Thank you, sir. And I personally packed it. Thank you, sir. Means a lot to me, sir. Thank you. तो दोस्तों, अगर आपको आज का कन्वर्सेशन में मजा आया हो, लाइक जरूर करना और नीचे अपने कमेंट ड्रॉप कर देना. एंड डू सेंड
गुड विशेस टू साक्षी ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हम सब की तरफ से भी साक्षी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है इस देश को एक बहुत ही होनहार एडमिनिस्ट्रेटर मिला है, और ये मैं जानता हूँ कि आप जितने अच्छे एज अ स्टूडेंट हैं और थे, आप उतने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी इस देश के लिए साबित थैंक यू होंगे। सर, थैंक यू सर।